हेलो प्यारे बच्चों, स्कूल चैंपियंस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में बात करेंगे, जो आपका चैप्टर 2 है। इसके हम सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और ट्रिक के माध्यम से भी जानेंगे कि हम इन्हें कैसे याद रख सकते हैं। बच्चों, आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें हम एसिड के बारे में कवर करेंगे, बेसिस के बारे में कवर करेंगे, जानेंगे कि बेसिस क्या होते हैं, फिर हम इंडिकेटर के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम एसिड और बेस के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और फिर हम पीएच स्केल को अच्छे से पढ़ेंगे और लास्ट में हम सॉल्ट को पढ़ेंगे। बच्चों, इस टॉपिक से 6 नंबर तक के क्वेश्चन आते हैं और पिछले साल ही एग्ज़ाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितने सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में अब तक पूछे गए हैं। इसके अलावा बच्चों, अगर अभी तक आपने चैप्टर 1 का वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपका चैप्टर 1 का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड की। एसिड क्या होते हैं? तो एसिड ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहा है कि एक वाटर सॉल्यूशन है। इसमें जब हमने एसिड को डाला तो उसने H+ आयन दिए, मतलब हाइड्रोजन आयन दिए। तो ऐसे केमिकल कंपाउंड जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें एसिड कहते हैं। लेकिन इनकी कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ और विशेषताएं होती हैं। जैसे क्या? जैसे ये स्वाद में खट्टे होते हैं, मतलब सॉर होते हैं। जैसे आपने नींबू खाया होगा तो कैसा खट्टा लगता है एकदम से, यहाँ पर इमेज में भी आपको दिख रहा है। इसके अलावा इसका इंडिकेटर पर क्या प्रभाव होता है? तो ये जो है ना, एसिड जो है ना, वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। अब हम इसको याद कैसे करें, क्योंकि एग्ज़ाम में हमको तुरंत क्लिक नहीं होता। तो इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। आपको बस ये वर्ड याद रखना है। आपको याद रखना है AC बुल रेड। अब AC बुल रेड क्यों? क्योंकि AC से बनेगा एसिड, बुल से बनेगा ब्लू और रेड से बनेगा रेड। तो एसिड जो है वो ब्लू को रेड कर देता है, मतलब AC बुल रेड। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब जब एसिड की हम धातु से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। और जब हम एसिड की बेस से रिएक्शन करवाते हैं, मतलब अम्ल की क्षार से रिएक्शन करवाते हैं, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है लवण यानी सॉल्ट और जल यानी वाटर। मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है। और बच्चों, इसकी pH वैल्यू होती है 7 से कम। मतलब जो एसिड होता है उसकी हमेशा pH वैल्यू होगी 7 से कम। तो ये सारी चीज़ें आपको एसिड में याद रखनी है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि एसिड क्या होता है। अब आगे यहाँ पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट एसिड और फार्मूला को समझना है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, तो हम उस टाइम पर भूल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक लिस्ट दिखा रहा हूँ। इसमें एसिड का नाम भी लिखा हुआ है और केमिकल फार्मूला भी लिखा हुआ है। तो एक एक करके हम इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। तो इसका फार्मूला होता है HCl। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो इसका फार्मूला होता है H2SO4। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है HNO3। एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH। इसे याद रखिएगा, CH3COOH, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है। कार्बोनिक एसिड की बात करें तो इसका फार्मूला होता है H2CO3। फॉस्फोरिक एसिड की बात करें तो इसका फार्मूला होता है H3PO4। मेथेनोइक एसिड, जिसे फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है, इसका फार्मूला होता है HCOOH। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसे तो आप याद ही रखिएगा। साइट्रिक एसिड की बात करें तो साइट्रिक एसिड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका फार्मूला होता है C6H8O7। लैक्टिक एसिड की बात करें तो इसका फार्मूला होता है C3H6O3। ऑक्जेलिक एसिड की बात करें तो इसका फार्मूला है C2H2O4। और लास्ट में टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड का फार्मूला है C4H6O6। तो हमने यहाँ पर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एसिड और उनके केमिकल फार्मूला को डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे एसिड की जो हमें नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त होते हैं। पिछले साल ही एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे संतरे में कौन सा एसिड पाया जाता है, या फिर चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो हमें इसे अच्छे से समझना चाहिए। तो बच्चों, सिरके की बात करते हैं। सिरका स्वाद में खट्टा होता है, विनेगर। तो इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? इसमें पाया जाता है एसिटिक एसिड, जिसका फार्मूला होता है CH3COOH। फिर खट्टे दूध यानी दही की बात करें तो इसमें पाया जाता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का फार्मूला होता है C3H6O3।
संतरा, संतरा भी स्वाद में खट्टा होता है तो इसमें भी एसिड पाया जाता होगा। तो इसमें पाया जाता है बच्चों साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H8O7। अब यही क्वेश्चन साल 2024-25 के पेपर में आया था। नींबू की बात करें तो नींबू तो स्वाद में बहुत खट्टा होता है और इसके अंदर क्या पाया जाता है, साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला वही C6H8O7। इमली भी खट्टी होती है तो इमली में पाया जाता है टार्टरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है C4H6O6। अब चींटी का जो डंक होता है ना, उसमें भी एसिड पाया जाता है, क्योंकि जब भी वो हमें काट लेती है तो हमारी स्किन फूल जाती है, जलन करती है। तो वो किस कारण से करती है, वो उसके डंक में लगे एसिड के कारण से करती है। अब उसके डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है मेथनोइक एसिड, जिसे फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है। इसका फार्मूला है SCOOH। अब यही क्वेश्चन साल 2024-25 के पेपर में पूछा गया था, इसलिए आप याद रखिएगा। अब टमाटर भी स्वाद में थोड़ा थोड़ा खट्टा होता है तो इसमें पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है C2H2O4। अब नेटल पौधे की बात करते हैं। नेटल पौधे में भी वही एसिड पाया जाता है जो चींटी के डंक में पाया जाता है, मतलब मेथनोइक एसिड यानी फॉर्मिक एसिड, और इसका फॉर्मूला है SCOOH। नेटल पौधे की बात हम आगे करने वाले हैं। अब बच्चों यहाँ पर हमने नेचुरल सोर्सेज से मिलने वाले एसिड की बात तो कर ली, लेकिन बच्चों अब ये जो एसिड होता है ना, आपने देखा होगा कि कुछ एसिड पर कंसंट्रेटेड लिखा होता है, कुछ पर डाइल्यूट लिखा होता है। अब ये किस तरह के एसिड होते हैं, तो हम एक एक करके समझते हैं कि कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंसंट्रेटेड एसिड की। तो ये जो कंसंट्रेटेड एसिड होता है सांद्र अम्ल होता है। इसमें जल की जो मात्रा होती है ना बच्चों, वो बहुत ही कम होती है। ये आपको इमेज में दिख रहा होगा कि इसमें जल कम है और मेन इंग्रेडिएंट ज़्यादा है, मतलब H+Cl- ज़्यादा है और जल कम दिख रहा है। अब इनमें अगर जल कम है और ये एसिड है तो ये क्या होंगे, ये बहुत तेज होगा और बहुत ही कोरोसिव होगा, मतलब संक्षारक होगा। अब ऐसा होने से क्या होगा, ऐसा होने से ये होगा कि अगर ये हमारी स्किन पर गिरेगा तो हमारी स्किन में तेज जलन होगी, हो सकता है फोले पड़ जाएं या हमारी स्किन जल जाए। मतलब ये है कि ये वाला जो एसिड होता है ये बहुत तेज होता है और इसका बहुत सावधानी के साथ इस्तेमाल करना होता है। अब उदाहरण के तौर पर कौन कौन से सांद्र अम्ल होते हैं, तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल जो होते हैं वो सांद्र अम्ल होते हैं। मतलब इनके आगे लिखा होता है कि ये सांद्र अम्ल हैं। तो जब भी आपको कंसंट्रेटेड एसिड दिखे तो समझ जाइएगा कि ये बहुत तेज एसिड है। अब बात करते हैं डाइल्यूट एसिड की। तो डाइल्यूट एसिड क्या होता है, इसमें जो है ना जल ज्यादा मात्रा में मिलाया जाता है। तो जल अगर ज्यादा मात्रा में है तो मेन इंग्रेडिएंट्स कम होंगे। अब अगर मेन इंग्रेडिएंट्स कम है तो ये कम संचारक होगा, मतलब कम कोरोसिव होगा। लेकिन बच्चों इसका इस्तेमाल भी सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि ये भी है तो एसिड, तो ये भी हमारी स्किन को थोड़ा बहुत तो डैमेज कर ही सकता है, इसलिए इसका सावधानी से इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, तो इसके उदाहरण है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु नाइट्रिक अम्ल। तो इसके जो एसिड होंगे ना उनके आगे डाइल्यूट लिखा होगा या फिर तनु लिखा होगा। तो बच्चों अब आप समझ गए होंगे कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं और दोनों में क्या अंतर होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं बेस की, यानी क्षारक की। अब बेस क्या होता है बच्चों, तो बेस वो केमिकल कंपाउंड होते हैं जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, मतलब OH- उत्पन्न करते हैं। अब यहाँ इमेज में देखिए एक बीकर में सॉल्यूशन भरा हुआ है। अब इसमें जब हमने बेस डाला तो OH- आयन उत्पन्न हुए, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न हुए। तो ऐसे केमिकल कंपाउंड जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करेंगे उन्हें हम बोलेंगे बेस। और एसिड ने क्या किया था, एसिड ने किया था हाइड्रोजन आयन उत्पन्न, मतलब H+ आयन उत्पन्न किया था। अब हम बेस की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो बच्चों बेस जो होता है ना वो स्वाद में कड़वा होता है, यानी बिटर होता है। और इसका जो सूचक पर प्रभाव होता है ना वो क्या होता है, ये लाल लिटमस को नीला कर लेता है। हमने पढ़ा था कि जो एसिड होता है वो नीले लिटमस को लाल कर लेता है। AC बुल रेड पढ़ा था। अब बेस वाले को कैसे याद रखेंगे कि ये लाल को नीला कर देता है, तो इसके लिए भी आपको बस एक लाइन याद रखनी है, वो ये है कि बस रेड बुल। बस रेड बुल आपने याद रख लिया तो आपको ये याद हो जाएगा कि जो बेस है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो देखिए बस से बनेगा बेस, रेड से बनेगा रेड और बुल से बनेगा ब्लू, मतलब बेस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। ठीक है।
अब ये जो बेस होते हैं ना, ये धातु के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, और एसिड भी धातु के साथ अभिक्रिया करने पर क्या कर रहे थे, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर रहे थे। और एसिड और बेस की जब हमने रिएक्शन करवाई थी तो क्या बना था, लवण और जल बना था। तो इसमें भी सेम होगा, उदासीनीकरण की जो क्रिया होगी उसमें लवण और जल बनेगा। और इसकी जो पीएच वैल्यू रहेगी ना बच्चों, इसको याद रखना है आपको, ये जो होती है वो 7 से ज़्यादा होती है, और एसिड की जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से कम होती है। पीएच स्केल के बारे में हम अभी आगे डिटेल में बात करेंगे, आपको बस यहाँ पर याद रख लेना है कि इसकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी और एसिड की पीएच वैल्यू 7 से कम होगी। चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बेसिस और उनके फार्मूला को देख लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात करें तो इसमें आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और जो वीक बेसिस होते हैं उनमें आता है अमोनिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो बेसिस होते हैं ना, ये भी 2 टाइप के होते हैं, कुछ घुलनशील होते हैं, कुछ अघुलनशील होते हैं। घुलनशील क्षारकों की बात करें तो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आते हैं। वहीं अघुलनशील यानी इनसॉल्युबल बेसिस की बात करें तो इसमें आते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड और आयरन हाइड्रोक्साइड। अब बच्चों यहाँ पर आप याद रखिएगा कि जो जल में घुलने वाले क्षारक होते हैं ना, इनको एल्कली कहा जाता है, मतलब क्षार कहा जाता है। और कुछ होते हैं अघुलनशील क्षारक जो केवल एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, और वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद वो उसमें घुलेंगे भी नहीं। तो ये किसके साथ रिएक्शन करेंगे, एसिड के साथ। अब आगे हम देखते हैं कुछ नेचुरल सोर्सेज से मिलने वाले बेसिस के बारे में। तो हमें चूना पत्थर कौन सा बेस मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। पौधों की राख से कौन सा बेस मिलता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। मैग्नीशियम मिनरल से कौन सा बेस मिलता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। तो आई थिंक बच्चों अब आपका कॉन्सेप्ट एसिड और बेस को लेकर क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं सूचक के बारे में, यानी इंडिकेटर के बारे में। तो इंडिकेटर क्या होते हैं बच्चों, इंडिकेटर वे पदार्थ होते हैं, वे सब्सटेंस होते हैं जो किसी सॉल्यूशन की अम्लीय या क्षारकीय प्रकृति को पहचानने में मदद करते हैं। मतलब ऐसे सॉल्यूशन जो ये बताते हैं कि ये चीज़ एसिड है और ये चीज़ बेस है। अब ये कैसे पहचानोगे आप, तो हम ये 3 चीज़ों के माध्यम से पहचान सकते हैं। एक कलर चेंज होने के माध्यम से, मतलब रंग परिवर्तन होने के माध्यम से, एक गंध परिवर्तन होने के माध्यम से, और तीसरा रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से। तो हम इन 3 तरीकों से पहचान सकते हैं कि कोई चीज़ एसिड है, कोई चीज़ बेस है। अब ये जो इंडिकेटर होते हैं ना बच्चों, ये 3 टाइप के होते हैं। पहला है प्राकृतिक सूचक, मतलब नेचुरल इंडिकेटर। दूसरा है संश्लेषित सूचक यानी सिंथेटिक इंडिकेटर, और तीसरा है गंधीय सूचक यानी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। हम इन तीनों को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक सूचक की। तो प्राकृतिक सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्लीय या क्षारकीय विलयन की पहचान कराने के लिए प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग परिवर्तन प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये नेचुरली बताते हैं कि कोई चीज़ एसिड है और कोई चीज़ बेस है। अब ये जो नेचुरल इंडिकेटर होते हैं ये हमें पौधों से, फूलों से या खाद्य पदार्थों से मिलते हैं। इन्हें नेचुरल सोर्सेज से निकाला जाता है और लैब में इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर लिटमस को ही ले लो। लिटमस जो है वो लीचेन पौधे से प्राप्त होता है, और एसिड में क्या होता है, ये नीले से लाल हो जाता है। हमने याद किया था AC बुल रेड यानी एसिड ब्लू रेड। तो एसिड में ये क्या होगा, ब्लू से रेड हो जाएगा। और क्षार में क्या होगा, बस रेड बुल याद किया था हमने। तो बेस रेड ब्लू, बेस क्या करता है, रेड को ब्लू कर देता है। तो ये तो बात की हमने लिटमस की। अब एक और इंडिकेटर है जो नेचुरल है और आपने कई बार देखा होगा, वो है हल्दी। हल्दी क्या है, हल्दी जो है ना वो हमें हल्दी की जड़ से प्राप्त होती है, और ये एसिडिक एनवायरनमेंट में पीली बनी रहती है, जबकि क्षारकीय वातावरण में ये पीले से लाल भूरी हो जाती है। कभी आपके सफ़ेद कपड़ों पर हल्दी का दाग लगा होगा तो आपने देखा होगा कि जब तक आप उस पर साबुन या सर्फ नहीं लगाते वो पीला ही रहता है, लेकिन साबुन सर्फ लगाने के बाद वो लाल हो जाता है। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हल्दी एक नेचुरल इंडिकेटर है जो एसिड और बेस के बारे में बता रही है, और आपने हल्दी के ऊपर ही बेस को रगड़ा था यानी साबुन को रगड़ा था, इसलिए वो लाल हो जाता है। अब बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर की। तो सिंथेटिक इंडिकेटर वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिन्हें लैब में आर्टिफिशियल रूप से प्रिपेयर किया जाता है, और ये एसिड और क्षार की पहचान कराने में मदद करते हैं। संश्लेषित सूचक रासायनिक यौगिकों से बनाए जाते हैं। ये प्रयोगशाला में तैयार किए जाते हैं और अम्ल क्षार का परीक्षण करने के लिए प्रयोग होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मिथाइल ऑरेंज है, फिनॉल फेथिलीन है, ब्रोमोथाइमोल ब्लू है। तो ये सब क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर है।
मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो इस पर एसिड आने पर ये लाल हो जाता है और बेस में आने पर ये पीला हो जाता है। फिनोल्फ्थेलिन की बात करें तो एसिड पड़ने पर ये रंगहीन हो जाता है और बेस पड़ने पर ये गुलाबी हो जाता है। ब्रोमोथाइमॉल ब्लू की बात करें तो ये एसिड पड़ने पर पीला हो जाता है और बेस पड़ने पर नीला हो जाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं गंधीय सूचक यानी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की। अब देखिए, गंधीय सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय और क्षारकीय विलयन में बदल जाती है। मतलब एसिड और बेस के संपर्क में आने पर ये क्या करेंगे, अपनी गंध बदलेंगे। इन्हें ही क्या कहेंगे, गंधीय सूचक कहेंगे। गंधीय सूचक प्राकृतिक पदार्थों जैसे प्याज, लौंग और वनीला से प्राप्त किए जाते हैं। ये अपने विशिष्ट गंध के कारण अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करने पर अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर प्याज में जब एसिड डाला जाता है तो इसकी गंध बनी रहती है, वहीं बेस डालने पर इसकी गंध गायब हो जाती है। ऐसा ही लौंग के तेल में होता है, इसमें जब एसिड डाला जाता है तो इसकी गंध बनी रहती है और जब बेस डाला जाता है तो इसकी गंध बदल जाती है। वैनिला एसेंस में एसिड डालने पर मीठी गंध आती है जबकि बेस डालने पर उसकी गंध समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर बच्चों हमने इंडिकेटर के बारे में कंप्लीटली पढ़ लिया है और उसके तीनों टाइप को भी देख लिया है। अब हम बात करते हैं एसिड और बेस के रासायनिक गुण की। मतलब अब हम एसिड और बेस की अलग अलग चीजों से रिएक्शन करवाएंगे और देखेंगे कि हमें क्या मिलता है। तो सबसे पहले तो हम एसिड और बेस की जो है ना मेटल के साथ रिएक्शन करवा कर देखते हैं कि हमें क्या प्राप्त होता है। तो जब भी मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन करवाई जाएगी तो हमें सॉल्ट और H2 गैस प्राप्त होगी। जैसे जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन करवाने पर हमें ZnCl2 प्राप्त होता है जो एक सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। अब यहाँ पर बच्चों जब हम लैब में ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हम दानेदार जिंक डालते हैं तो ये जो नली दिख रही है ना आपको, इसमें से बुलबुले निकलते हैं और ये जो बुलबुले होते हैं ना, इनमें हाइड्रोजन गैस होती है और जब भी इनके पास मोमबत्ती या माचिस की तीली को लाया जाता है तो इनमें से पॉप पॉप का साउंड आता है जो ये बताता है कि हाइड्रोजन गैस का दहन हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब अगला मेटल है लोहा। लोहे की जब हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करते हैं यानी Fe+H2SO4 करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है FeSO4 और हाइड्रोजन। तो एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन करने पर हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। अब हम देख लेते हैं कि बेस के साथ भैया रिएक्शन करने पर क्या प्राप्त हो रहा है। तो बेस की मेटल के साथ रिएक्शन करने पर भी हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही प्राप्त होगी। जैसे जिंक की हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई तो हमें Na2, ZnO2 और हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई जो अगेन एक क्या है, सॉल्ट है। वहीं एल्यूमिनियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाने पर भी हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्शन करवाने पर हमें क्या प्राप्त होता है। तो जब भी हम धातु कार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना तो हमें सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। उदाहरण के तौर पर कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन अम्ल की जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमें CaCl2 प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी और जल प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, सॉल्ट मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिली और H2O मिली। इसी तरीके से जब हम सोडियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करवाएंगे तो भी हमें सॉल्ट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। अब यहाँ पर बच्चों इस रिएक्शन में जो CO2 है वो बुलबुले बना रही है, मतलब एक गैस के फॉर्म में निकल रही है बुलबुले बनकर। अब इससे निकलने वाली जो CO2 है इसको जब आप चूने के पानी के पास लेकर जाओगे, लाइम वाटर के पास लेकर जाओगे तो बच्चों वो पानी दूधिया सफ़ेद हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि CO2 को जब भी लाइम वाटर के पास ले जाया जाता है तो वो दूधिया सफ़ेद हो जाता है। अब यहाँ पर हमने मेटल कार्बोनेट की तो रिएक्शन करवा ली, अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन करवा के देखते हैं कि क्या होता है। तो धातु बाइकार्बोनेट की भी एसिड के साथ रिएक्शन करवाने पर हमें सॉल्ट मिलता है और वाटर और CO2 गैस मिलती है। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट और HCl की रिएक्शन करवाने पर हमें NaCl प्लस CO2 प्लस H2O मिलता है। तो मेटल कार्बोनेट की तरह मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्शन करवाने पर हमें सेम चीजें ही मिलती हैं, सॉल्ट, जल और CO2। अब देखिए बच्चों, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की बेसिस के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है। तो सामान्य रूप से धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट क्षारक के साथ कोई विशेष रिएक्शन नहीं करते। कुछ विशेष परिस्थितियों में जैसे ऊष्मा देने पर इनका व्यवहार बदल सकता है। तो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की बेसिस के साथ कोई खास रिएक्शन नहीं होती है और हमें कुछ प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ तक बच्चों ऑल क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? तो देखिए बच्चों, जब एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन करवाते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं और सॉल्ट और वाटर का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। यहाँ पर एक आपको रिएक्शन दिख रही होगी, अम्ल प्लस क्षारक क्या बना रहा है, लवण प्लस जल बना रहा है। मतलब HCl प्लस NaOH को मिला है तो NaCl बनेगा और वाटर बनेगा। अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, कई बार हमें एसिडिटी हो जाती है। आपने टीवी में इनो का ऐड भी देखा होगा, है ना, कि कुछ सेकंड में ही एसिडिटी गायब हो जाती है। तो ऐसा कैसे होता है? तो देखो, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एसिडिटी क्या होती है। तो बच्चों, हमारा जो पेट होता है ना, इसमें खाने को पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, मतलब HCl होता है। अब ये क्या होता है, ये जब ज़रूरत से ज़्यादा बन जाता है ना, तो हमें एसिडिटी होने लगती है, हमारे पेट में जलन होने लगती है, खट्टी डकारें आने लगती है। तो इस एसिड की मात्रा को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लेते हैं एंटासिड। क्या सॉल्यूशन है इसका? एंटासिड। एंटासिड क्या होता है? एंटासिड एक बेस होता है। हमारे शरीर में क्या है, एसिड है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए, हमें बेस चाहिए। तो बेस के नाम पर हम लेते हैं एंटासिड। अब एंटासिड में क्या होता है, एंटासिड में कई तरह के बेसेस होते हैं, लेकिन मेनली हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। इसे लेते ही कुछ ही टाइम में हमारे पेट की एसिडिटी कम होने लगती है और वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसीलिए हम देखते हैं कि इनो पीने से कुछ ही देर में हमारे पेट में राहत मिलती है। तो बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है और एसिडिटी में कौन सी दवाई ली जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अम्ल व क्षारकों की प्रबलता को कैसे पहचाना जाता है। तो किसी बेस या एसिड की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। मतलब कोई भी बेस या एसिड कितना पावरफुल है, ये उसके द्वारा उत्पन्न हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की परसेंटेज पर निर्भर करेगा। अब एसिड और बेस की प्रबलता को हम एक सार्वभौमिक सार्वत्रिक सूचक द्वारा ज्ञात करते हैं। अब ये सार्वभौमिक सार्वत्रिक सूचक क्या होते हैं? तो ये अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। ये सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को रंगों में प्रदर्शित करता है। अब इसमें कौन सा सूचक होता है भैया? तो इसमें सूचक होता है pH स्केल। अब हम pH स्केल के बारे में अच्छे से जानेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि pH स्केल के बारे में हम बात करेंगे। तो pH स्केल क्या होता है? pH स्केल होता है अम्लीयता और क्षारकीयता को मापने का पैमाना। pH स्केल वह मापदंड होता है जो किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारकीयता को दर्शाता है, मतलब उसकी एसिडिटी या बेसिसिटी को दर्शाएगा। अब ये जो pH स्केल होता है ना, इसमें 0 से लेके 14 तक की वैल्यू होती है और सब में अलग अलग कलर होता है। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको pH स्केल दिख रहा होगा। अब ये जो अलग अलग कलर और अलग अलग नंबर दिख रहे हैं ना, इन्हीं के थ्रू हम पता लगाते हैं कि कोई चीज़ कितनी एसिडिक है और कोई चीज़ कितनी बेस है। ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों, हमने सबसे पहले जब एसिड पढ़ा था तो मैंने कहा था कि जो 7 से कम होगा वो एसिड होगा। तो 0 से 6 के बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं ना, ये सब एसिडिक के नंबर हैं। मतलब किसी पदार्थ का अगर pH वैल्यू 0 से 6 के बीच में आएगा ना, तो वो क्या होगा, वो एसिडिक होगा। और अगर किसी पदार्थ की pH वैल्यू 7 आएगी तो वो होगी न्यूट्रल, मतलब उदासीन। और अगर किसी पदार्थ का pH वैल्यू 8 से 14 के बीच में आएगा तो वो होगा क्षार। ठीक है बच्चों, मतलब 7 से कम एसिडिक होगा, 7 से ज़्यादा बेस होगा। ठीक है। और 7 अगर रहेगा तो वो न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना कि pH वैल्यू जितनी कम होगी अम्ल उतना ही पावरफुल होगा, और pH वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी क्षार उतना ही पावरफुल होगा। तो अब आपको pH स्केल से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के pH वैल्यू को जान लेते हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की pH वैल्यू कितनी होती है। तो इसकी pH वैल्यू होती है 1 और ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। नींबू के रस की बात करें तो इसका pH मान होता है 2.5 और ये भी एसिडिक होता है। सिरके की बात करें तो सिरके की pH वैल्यू होती है 3 और ये भी एसिड ही होता है, तो एसिडिक होगा। मिल्क की बात करें तो इसकी pH वैल्यू होती है 6.5, ये कम अम्लीय होता है। शुद्ध जल की बात करें तो इसकी pH वैल्यू होती है 7 और ये होता है न्यूट्रल, मतलब उदासीन होता है, ना तो एसिड होता है ना ही बेस होता है। बेकिंग सोडे की बात करें तो बेकिंग सोडा क्या है, एक बेस है। बेकिंग सोडे की pH वैल्यू कितनी होगी, 9 होगी। साबुन की बात करें तो साबुन भी एक बेस होता है, इसकी pH वैल्यू 10 से 11 के बीच में होती है।
सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये भी एक बेस है, 13 से 14 के बीच में इसका पीएच वैल्यू होता है और ये बहुत ज़्यादा क्षारकीय होता है। अब इसमें से जो शुद्ध जल है ना, इसकी पीएच वैल्यू कई बार एग्जाम में पूछी गई है। 2019, 20, 21 में कंटिन्यू इससे क्वेश्चन आया है, तो इसको याद रखिएगा और भी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। अब बच्चों, हमने पीएच स्केल को पढ़ा तो सही, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको? तो हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारी डेली लाइफ भी इससे इफेक्ट होती है और कई जगह पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और एक हेल्थी लाइफ के लिए हमें पता होना चाहिए कि किसी चीज़ का कितना पीएच वैल्यू है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीएच वैल्यू के कारण हमें कहाँ दिक्कत आती है। तो देखिए, सबसे पहला है दंत क्षय में। तो देखिए, हमारा मुंह होता है, इसमें अगर पीएच वैल्यू 5.5 से कम होने लगे तो हमारे दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है। तो हमारे जो दांत होते हैं ना, वो एनिमल से बने होते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्सापेटाइट से बने होते हैं। ये जो होता है ना, वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी में। ये पानी में तो नहीं घुलता, लेकिन पीएच 5.5 से कम होने पर ये संक्षारित होने लगता है, मतलब कोरोसिव होने लगता है। अब पीएच अगर 5.5 से कम होगा तो हमारे मुंह में एसिडिक प्रवृत्ति ज़्यादा होगी, मतलब एसिड बढ़ने लगेगा, तो दांतों को नुकसान पहुंचेगा। अब हमारा माउथ जो होता है ना, वो बैक्टीरिया भोजन की बची हुई शुगर और फूड पार्टिकल्स को तोड़कर बनाता है और उसी से एसिड प्रोड्यूस करता है। अब हम इससे बचे कैसे? तो खाने के बाद ब्रश करने और मुंह साफ करने से हम इससे बच सकते हैं। इसके अलावा हर्बल टूथपेस्ट से एसिडिक इफेक्ट को कम किया जा सकता है या न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। फिर आगे हम बात करते हैं कि हमारे पाचन तंत्र में भी दिक्कत आती है। हमारे पेट में जब HCl बढ़ने लगता है तो हमें अपच की स्थिति होने लगती है, जलन और दर्द होने लगता है, जिसे एसिडिटी भी कहा जाता है। अब इससे राहत पाने के लिए क्या करते हैं, हमारा जो पेट है ना, इसमें पीएच वैल्यू बढ़ने लगती है, HCl ज़्यादा होने लगता है। तो इससे राहत पाने के लिए हमने डिस्कस किया था, एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है, जो क्या करते हैं, ये एसिड के प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब एंटासिड में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है, वो एक हल्का क्षारक है जिसका इस्तेमाल हम एसिडिटी में करते हैं। फिर देखिए, मिट्टी की उपज की बात करें तो अगर हमें अच्छी फसल चाहिए तो मिट्टी की जो पीएच वैल्यू है वो 6 से 7 के बीच में होना चाहिए, मतलब न्यूट्रलाइज होना चाहिए, ना उसमें एसिड ज़्यादा होना चाहिए ना उसमें बेस ज़्यादा होना चाहिए। और एसिड रेन की बात करें तो एसिड रेन है तो मतलब उसमें एसिड ज़्यादा होगा, तो कितना एसिड हो सकता है, तो वर्षा के जल का पीएच 5.5 से कम हो जाए तो उसे ही हम एसिड रेन कहते हैं। ये जो जल है ये नदियों में मिलकर वहाँ के जलीय जीवों को नुकसान पहुँचाता है और जो उसका पानी होता है उसको भी एसिडिक करता है। तो याद रखिएगा, अम्लीय वर्षा का पीएच जो है ना, वो 5.5 से कम होता है तभी एसिड रेन कहलाता है, और अच्छी फसल के लिए 6 से 7 पीएच मान होना चाहिए। अब बच्चों, आपने देखा होगा कि कभी कभी हमें मधुमक्खी काट जाती है तो हमारी बॉडी पर निशान पड़ जाते हैं, फूल जाती है। तो जो मधुमक्खी होती है ना, उसके डंक में होता है मेथेनोइक एसिड, जिसके कारण हमारे शरीर पर निशान पड़ जाता है और हमें तेज जलन होती है। मेथेनोइक एसिड को फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना होता है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना होता है, जिससे आपकी जलन कम हो जाती है और मेथेनोइक एसिड का इफेक्ट कम हो जाता है। इसी तरीके से नेटल का पौधा भी होता है जिसमें मेथेनोइक एसिड होता है। इस पर कांटेदार संरचना पाई जाती है, अगर ये आपकी स्किन से टच होती है तो इसी तरीके से आपकी स्किन पर जलन होती है। अब इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, इससे बचने के लिए डॉग पौधे का इस्तेमाल किया जाता है जो इसके आसपास ही लगा होता है। तो यहाँ पर हमने पीएच स्केल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं लवण की, यानी सॉल्ट की। तो सॉल्ट क्या होते हैं बच्चों? सॉल्ट वे केमिकल कंपाउंड होते हैं जो एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनते हैं, मतलब एसिड और बेस के मिलाने पर, उनके न्यूट्रलाइज होने पर ये लवण बनते हैं। ये क्रिस्टलीय ठोस होते हैं जो जल में घुल सकते हैं या फिर अघुलनशील भी हो सकते हैं। तो देखिए, सॉल्ट कैसे बनता है? सॉल्ट बनता है एसिड और बेस के मिलने से, मेटल और एसिड के मिलने से, या फिर मेटल ऑक्साइड और एसिड के मिलने से। तो इन 3 तरीकों से सॉल्ट का निर्माण होता है। अब सॉल्ट से कौन कौन से केमिकल बनते हैं? तो सॉल्ट से बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस।
इन सब के बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। इसका निर्माण कैसे होता है? तो सोडियम क्लोराइड का जो विलयन होता है, जलीय विलयन होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करने पर ये वियोजित हो जाता है जिससे सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। इसे क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, मतलब क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? हमें प्राप्त हुआ क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ। यहाँ पर हमें एनोड पर क्लोरीन गैस मिली, कैथोड पर हमें हाइड्रोजन गैस मिली और कैथोड के पास हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन मिला। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो क्लोरीन गैस का उपयोग हम जल को फिल्टर करने में करते हैं और पीवीसी निर्माण में करते हैं। हाइड्रोजन का उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं और NaOH का उपयोग हम ग्रीस हटाने या साबुन या कागज बनाने में करते हैं। फिर बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की, जिसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहा जाता है। इसका निर्माण कैसे होता है? तो जो शुष्क बुझा हुआ चूना होता है ना, इस पर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाई जाती है जिससे ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। अब ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। ये आप याद रखिएगा। इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है? तो देखिए, इसका यूज़ वस्त्र उद्योग में किया जाता है, जैसे सूती और लिनन वस्त्रों के विरंजन के लिए। कागज़ निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। लकड़ी का जो पल्प होता है ना, उसको सफ़ेद करने के लिए, और वाटर को फिल्टर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है, जिसमें वाटर के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं हम बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है NaSCO3। अब देखिए, बेकिंग सोडा कैसे प्राप्त होता है? तो जब हम सोडियम क्लोराइड की कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना, तो हमें NH4Cl मिलता है और उसी के साथ हमें मिलता है बेकिंग सोडा यानी NaSCO3। अब जब खाना पकाते समय हम इसे गर्म करते हैं तो हमें Na2CO3 प्राप्त होता है और साथ ही हमें H2O और CO2 प्राप्त होता है। अब ये जो बेकिंग सोडा होता है ना बच्चों, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? तो इसका यूज़ किया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने में, एंटीसीड के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है और अग्निशामक में इस्तेमाल किया जाता है। जो आग बुझाने वाले आते हैं ना, उनमें इस्तेमाल किया जाता है। अब धोने के सोडा की बात कर लेते हैं। तो धोने का जो सोडा होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 मल्टीप्लाइड बाय 10H2O, मतलब इसमें 10H2O अलग रहते हैं। अब जो धोने का सोडा होता है उसका निर्माण कैसे होता है? तो सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यहाँ पर इसका आपको इक्वेशन भी दिख रही है कि Na2CO3 की जब हमने H2O के साथ रिएक्शन करवाई तो हमें क्या मिला? हमें मिला धोने का सोडा। ठीक है बच्चों, इसका उपयोग किस किस में किया जाता है? तो हम सब जानते ही हैं कि कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में किया जाता है, घरों की साफ सफाई में किया जाता है और जल की स्थायी कठोरता के लिए किया जाता है, मतलब जल को हार्ड बनाने के लिए किया जाता है। फिर बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। तो POP जो होता है ना, ये भी एक तरीके का लवण ही होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 1/2H2O। अब इसका निर्माण कैसे होता है बच्चों? तो जो जिप्सम होता है ना, इसको 373 केल्विन या 1000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर यह जल के अणु का त्याग कर देता है, जिससे कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनता है। इस सफ़ेद चूर्ण को जल में मिलाने पर यह फिर से जिप्सम बन जाता है। तो क्या होता है कि सबसे पहले हम जिप्सम को बहुत तेज ऊष्मा पर गर्म करते हैं, जिससे ये क्या करता है, जल के अणु का त्याग कर देता है और एक पाउडर बना लेता है। और जब इस पाउडर में फिर से पानी मिलाया जाता है तो ये हार्ड बन जाता है और फिर से जिप्सम बन जाता है। तो हमने देखा होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो एक पाउडर के फॉर्म में आता है, जिसमें पानी मिलाने पर ये वापस से हार्ड हो जाता है। अब इसका उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग होता है टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थित करने में, खिलौनों तथा सजावट के सामान बनाने में और दीवार की सतह को चिकना बनाने में। तो यहाँ पर बच्चों हमने कुछ इंपॉर्टेंट लवण देखे, हमने सीखा कि वो कैसे बनते हैं, उनका फॉर्मूला क्या होता है और वो कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। अब लास्ट में एक पॉइंट छूट रहा है, वो हम कवर कर लेते हैं और फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, एक इम्पॉर्टेंट टर्म होती है क्रिस्टलन का जल। ये क्या होता है?
तो कुछ लवण होते हैं जैसे कॉपर सल्फेट होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, ये जब ठोस रूप में होते हैं ना तो उनमें पानी के अणु बंधे होते हैं, मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स उसमें बंधे होते हैं। यही क्रिस्टलन का जल होता है। मतलब कुछ लवण होते हैं जब ये ठोस रूप में होते हैं, इनमें कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके कारण ये ठोस होते हैं। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को ही क्रिस्टलन का जल कहते हैं। मतलब देखिए, कोई लवण है, उसमें जो जल के अणु हैं उन्हीं को हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलन का जल कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, कॉपर सल्फेट है जिसमें 5H2O है, सोडियम कार्बोनेट है इसमें 10H2O है, जिप्सम है इसमें 2H2O है। तो इनमें क्या है, क्रिस्टलन का जल निश्चित है, इनमें जल के अणुओं की संख्या निश्चित है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये टॉपिक पूरा होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और इससे जितने भी नंबर के क्वेश्चन आएंगे ना, आप उनको पूरा लिख के आओगे, पूरा करके आओगे। तो बच्चों, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में कॉन्सेप्ट क्लियर लिखें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 3 को, जिसका नाम है धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। अगर वीडियो आपको पसंद आई है ना बच्चों, तो इसे अकेले बिल्कुल ना देखें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सके और वो भी अपनी पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म कर सकें। इसी तरह के और वीडियोस को पाने के लिए स्कूल चैंपियंस को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।